हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग अपना लॉ का रिवीजन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तुम लोग यार परेशान कर देते हो मेरे को सच्ची में, कमेंट करके भैया नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो। भाई आएगी, मैं क्या है ना किसी वजह से परेशान हूँ। किस वजह से परेशान हूँ? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से परेशान हूँ। तुम लोग मेरी कुछ वीडियोस, अगर मेरी सारी वीडियो रेगुलरली देखते हो कि तुम लोग देखोगे वीडियो रिकॉर्ड करते करते के दौरान लाइट गोल हो जाती है, तो इतना ज्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ ना, मेरा खुद का रिकॉर्डिंग का टारगेट एक दिन का पूरा नहीं हो पाता है इस वजह से। खैर वो सब बात को छोड़ो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अब। तो देखो ये सेकंड वीडियो है हमारी लॉ की। आई थिंक थर्ड वीडियो तक कॉन्ट्रैक्ट टैग खत्म हो जाएगा रिवीजन का। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल। बच्चे बहुत बोल रहे हैं भैया नेगोशिएबल कराओ, नेगोशिएबल, तो देन विल डू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वन मोर थिंग इज दैट एथिक्स के वीडियो पूरे डल गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि तुम लोग जानते हो, फ्री में दे रहा हूं सारे वीडियो। तो एथिक्स के वीडियो डल गए। एथिक्स नहीं देखे हो तो जाके एथिक्स के वीडियो देख लो भाई, एकदम शॉर्ट सिंपल एकदम मस्त समझाया हो। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर ये है भाई, कोई भी तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेरा ये मानना है बुक से पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैं सीधा बुक लेके सामने बैठ गया, तुम्हारी बुक लेके सामने बैठ गया, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हाईलाइट करके बुक से पढ़ा दिया, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आए, रिलायबिलिटी हो। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस फैक्टर के लिए, कि नहीं हमने बुक से एथिक्स पढ़ा है। तो वो जाके तुम लोग देख सकते हो। ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बता करो कि कोई गलती तो नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है कि भैया यहाँ पर क्या बोलते वो हो गया, कुछ साउंड वगैरह का इशू आ जाए तो बता दिए करो, कोई दिक्कत नहीं। और पसंद आए तो फिर थैंक यू बोल दिए करो, दैट्स ऑल। तो चलो हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे भैया ये रिवीजन वाले नोट्स हमको चाहिए, तो रिवीजन वाले नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा बहुत जल्द। एक्चुअल में और कुछ एडिटिंग कर रहा हूं, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। प्लस मैं अपने क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जब मैं डाल दूंगा तो मैं आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो कैपेसिटी टू ऑफ पार्टी और फ्री कंसेंट के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जो हम लोग पहले शॉर्ट में पढ़ के आए ना, वो सब हमको बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना है। तो देखो मीनिंग, कैपेसिटी रिफर्स टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इफ वन ऑफ द एसेंशियल फॉर्म ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो सिंपल सी बात है, कैपेसिटी मतलब होता है कि वो इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक वैलिड पर्सन है, वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। दैट इज समथिंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। Who is competent to contract? सेक्शन 11 बताता है कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो पर्सन जो एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर लिया है। भैया एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, वो पर्सन जो साउंड माइंड का है, मतलब वो इंसान जो पागल नहीं है। ठीक है, और वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, मतलब लॉ कुछ पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, डिस्क्वालीफाई कर देती है, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, उन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट जिसकी मेजोरिटी एज हो गई है, जो साउंड माइंड का है और जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं माइनर के बारे में। माइनर मतलब जो 18 साल से कम के व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो एवरी पर्सन इन इंडिया इज अ माइनर इफ ही हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ मेजोरिटी। तो सिंपल सी बात है, जो 18 साल का नहीं हुआ है वो माइनर है। तो देखो यहां पर एक चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बुक में ये वाली लाइन थी, ये लाइन मैं सोचा रिवीजन में भी तुमको दिखानी चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूं। हाउएवर इन केस ऑफ अ माइनर, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता इस लाइन के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, पर देन ऑल्सो है तो पढ़ना जरूरी है। इन केस ऑफ अ माइनर ऑफ अ हुज पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ अ गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और हुज प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरिंटेंडेंसी ऑफ एनी कोर्ट ऑफ वार्ड बिफोर ही हैज अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ मैरिज इज 20 ईयर। तो बोल रहा है एक बंदा 21 साल तक माइनर होगा। किस केस में? उस केस में सिर्फ एक सिनेरियो के केस में, जब उसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल के पहले उसके किसी गार्जियन को या किसी भी जो भी सुप्रीम कोर्ट अटेंड किया होगा उनको हैंड ओवर करके रखी है। तो उस सिचुएशन में, सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो 21 साल का है। तो भैया इसका मतलब ये कि वो 21 साल तक वोट नहीं दे सकता? नहीं, मैं बोल रहा हूं इस प्रॉपर्टी के केस में, इस गार्जियन वाले जो गार्जियन वार्ड एक्ट के अंदर बस वो 21 साल की एज में क्या हो जाएगा, मैच्योर कहलाएगा। उसके अलावा हर चीज में वो 18 ईयर्स ही है। ठीक है, समझ में बात? इसका मतलब देखो 18 ईयर्स के पहले अपॉइंट हुए तो 21 ईयर तक माना जाएगा कि वो मैच्योरिटी नहीं अटेंड किया, 21 साल में वो मैच्योरिटी अटेंड कर लेगा। ठीक है, देखो नॉट सो इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू नॉट सो इंपॉर्टेंट दिस वन। ठीक है, द पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एंड इफेक्ट ऑफ देयर ऑफ। तो सिंपल सी बात है, हमको देखना है कि माइनर अगर एग्रीमेंट कर भी दे तो उसकी क्या पोजीशन रहती है लॉ की नजरों में, या क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बोलता है गाइडलाइंस जो माइनर के। तो पहला है कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। सिंपल सी बात है, एक माइनर के साथ तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड मतलब इनवैलिड, एब मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, एब इनिशियो मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, तो इट इज इनवैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है,
नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। भाई कोई भी माइनर इंसान, कोई भी माइनर अपनी मैच्योरिटी करने के बाद अपने जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट जब वो माइनर था तब बनाया था उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, मतलब उसको वैलिड नहीं बना सकता। वो इनवैलिड का इनवैलिड था, है और रहेगा। फ्यूचर में भी वो अगर नया एग्रीमेंट भी बनाए तो उसमें भी एक वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन वो पुराने वाले को रिन्यू नहीं कर सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, वो माइनर होते होते अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो उसको वो रिन्यू नहीं कर सकता आके यहां पर, क्योंकि फिर वन साइडेड कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि वाला कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहां पर देखो, X a minor makes a promissory note in the name of Y on attaining majority, he cannot ratify it। तो सिंपल सी बात है, उसने एक प्रॉमिसरी नोट Y के नेम पे लिया, लेकिन मेजॉरिटी अटेन करने के बाद उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void because of no consideration। yes भाई, वो माइनॉरिटी में कंसिडरेशन दिया था तो वो तो कंसिडरेशन भी इनवैलिड था ना, तो अभी कोई कंसिडरेशन नहीं है तो प्रॉमिसरी नोट भी इनवैलिड है। तो ये बात तुम समझो, कंसिडरेशन होना चाहिए तब कुछ बात बन सकती है मेजॉरिटी के बाद। ठीक है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर एज अ बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एंटर कर सकता है। तो भैया सिर्फ बेनिफिट्स का मतलब ये कि माइनर लॉस के लिए एंटर नहीं कर सकता, नहीं। एक पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर एज अ पार्टनर ज्वाइन कर सकता है, बट सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म को लॉस हुआ तो माइनर बियर नहीं करेगा। तो दैट अ वेरी बिग एडवांटेज टू माइनर कि माइनर एंटर कर सकता है बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ठीक है, तो देखो, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ही में कंसेंट ऑफ द, हाँ चलो यही लिखा है। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का नाजायज फायदा उठा सकता है। सिंपल शब्द में बोलूं तो माइनर अपनी माइनॉरिटी का हमेशा फायदा उठा सकता है कि मैं तो बच्चे हूं ना, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, ऐसा कर सकता है। वो ये बोल सकता है मैं तो छोटा हूं ना। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, माइनर से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए एक बड़े आदमी को कि मैं 20 साल का हो गया हूं। ठीक है, हो सकता है कोई लड़के का दाढ़ी वाड़ी आ गया हो, अच्छा मस्त 17 साल का बच्चा हो, पर उसका दाढ़ी वाड़ी आ गया हो, जाके बोल रहा है मैं 20 साल का हूं, आपसे मेरे को लोन लेना है, वो लोन ले ले। ठीक है, 20, 25, 30 हजार का लोन ले ले, और बाद में जब वो लोन रिकवर करने आदमी तो बोला मैं तो माइनर हूं, तो बोलेगा दिखाओ, वो दिखा देगा आधार कार्ड, अरे मैं तो माइनर हूं यार, है ना। तो वो हमेशा अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है, वो बंदा उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, भले वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना। पर मैं बोला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना क्योंकि वो बंदा तो माइनर था, 17 साल का था। तो माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ठीक है, तो देखो, a minor can always plead minority as is not stopped to do even when where there he has taken any loan or entered into contract by falsely representing him as a major। rule of estoppel cannot applied against a minor। estoppel का रूल, estoppel मतलब याद है, रिप्रेजेंट करते हो तुम एज ए एजेंट, वो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, यस, आप लोग लाइबिलिटीज क्लेम कर सकते हो फॉर माइनर नेसेसिटी, मतलब माइनर की कोई नेसेसिटी है तो उसके लिए आप लाइबिलिटी के लिए उसको क्लेम कर सकते हो, पर माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी, ये चीज ध्यान रखना। माइनर कभी भी पर्सनल लायबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी इन केस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी भी कुछ डिफाइंड है लॉ के अंदर कि नेसेसिटी का मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा है, क्या बोलते हैं उसको आप कार जाके दे रहे हो और बोल रहे हो नहीं उसकी नेसेसिटी, दैट इज नॉट नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब एक बच्चा है तो उसके लिए डायपर उसकी नेसेसिटी है, उसके क्लॉथ, उसकी फीडिंग का सामान, दैट इज समथिंग नेसेसिटी। इवन दो अगर उसके पास पहले से नेसेसिटी का सामान है, जैसे मान लो उसके पास पहले से झूला है, झूला इज अ नेसेसिटी, तो अगर उसके पास पहले से झूला है तो आप उसको दूसरा झूला देके ये नहीं बोल सकते कि उसकी नेसेसिटी है, उसके पास पहले से है तो भी उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। नेसेसिटी मतलब उसको बेसिक नीड, अपनी लाइफ को जीने के लिए, फुलफिल करने के लिए उसको उसकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ को जीने के लिए उसको उसकी जरूरत होनी चाहिए, दैट इज समथिंग अमाउंट्स टू नेसेसिटी। ठीक है, तो देखो, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली प्रॉपर्टी इज लायबल, इसको अंडरलाइन करना, सिर्फ प्रॉपर्टी लायबल है। ठीक है, द रेंडर माइनर स्टेट लायबल फॉर नेसेसिटी इन द टू कंडीशन। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द सपोर्ट ऑफ द लाइफ के लिए जरूरी होना चाहिए वो गुड, पहली बात। दूसरी बात, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस सर्विस, और माइनर के पास पहले से वो नहीं होना चाहिए, अगर पहले से है तो उसको फिर से इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार एनफोर्सिएबल, तो बोल रहा है अगर गार्जियंस माइनर की बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो कितना एनफोर्सिएबल है। सिंपल सी बात है, जितना उसके बेनिफिट के लिए उतना ही एनफोर्सिएबल है, जितना उसके बेनिफिट के लिए उतना ही एनफोर्सिएबल होगा अगर गार्जियन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो दो अ माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। ठीक है, where the guardian make a contract for the minor which is within the competence and which is benefit for the minor, there will be valid contract। तो सिंपल बोल रहा है माइनर के कॉम्पिटेंस के अंदर, मतलब माइनर वो काम कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बेनिफिट लियो तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, भाई माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सिंपल बात, माइनर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। नो इंसॉल्वेंसी, कोई भी माइनर अंडर इंडिया के अंदर कोई भी माइनर को हम इंसॉल्वेंसी
इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टली लायबल नहीं, तो कहेगा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? भिखमंगा घोषित करना अपने आप को, नहीं अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं भिखारी बन चुका हूं, तो दैट इज इंसॉल्वेंसी। ठीक है। पार्टनरशिप, माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बेनिफिट के लिए एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में। ठीक है, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एडमिट करता है। माइनर कैन बी एजेंट, यस माइनर एजेंट बन सकता है, बट वो लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। माइनर एजेंट का काम कर सकता है पर उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, माइनर अपनी हरकतों से पेरेंट्स और गार्जियंस को बाइंड नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखना। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। जैसे मान लो तुम किराना दुकान वाले के पास गए और बोले मम्मी एक पैकेट आटा मंगा रही है भैया, मम्मी एक पैकेट आटा मंगा रही भैया, तो इसमें तुम पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पेरेंट को तुम बिहाफ में, पेरेंट की बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करके आए, तो उस केस में पेरेंट्स को माइनर ने लायबल कर दिया। मतलब अब मम्मी को आटे का पैसा देना पड़ेगा किराना वाले भैया को। क्यों? क्योंकि उसने मम्मी का नाम लेके आटे का पैकेट लाया, तो अब किराना वाले भैया को मम्मी पैसा देगी। ठीक है, पर माइनर जो है अपने पेरेंट्स और गार्जियंस को लायबल नहीं बनाता। ठीक है। In the case of absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian, even for necessary, वो bind नहीं कर सकता, but the parent will be held liable only if the child is acting as an agent, एक्टिंग एज अ एजेंट, तभी लायबल होंगे, चीज ध्यान रखना। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर और एडल्ट, तो सिंपल सी बात है, माइनर इज नॉट गोइंग टू लायबल, एडल्ट इज गोइंग टू बी लायबल। अगर माइनर एक 17 साल का और एक 20 साल का लड़का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो 20 साल वाला लड़का ही लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। ठीक है। श्योरिटी फॉर अ माइनर, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर अ माइनर, देन ही इज लायबल। थर्ड पार्टी, देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी। सिंपल सी बात है, एक माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, किसी बंदे के साथ, और एक बंदा उसकी श्योरिटी यानी गारंटर बन रहा था। क्या बन रहा था? गारंटर। अब तुमको पता है यार, इतना लॉ पढ़ चुके हो, जो बंदा गारंटी देता है आपके बिहाफ में कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा मैं करूंगा, दैट इज गारंटर। तो इसके साथ गारंटर जो है, ये गारंटर रिप्रेजेंट हुआ। तो सिंपल सी बात है, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, हम लोग मान लेंगे ये दोनों के बीच में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, हम मान लेंगे ये दोनों के बीच में, मतलब माइनर इज नॉट गोइंग टू लायबल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, माइनर लायबल यहां पर नहीं होगा, सीधा मान लेंगे कि ये जो गारंटर यानी श्योरिटी है और ये जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी। माइनर एज अ शेयर होल्डर, तो माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। बाई चांस गलती से माइनर शेयर होल्डर बन भी गया तो कंपनी को तुरंत रेटिफाई करके, सही करके अपनी बुक से माइनर का नाम हटाना पड़ता है। पर माइनर फुल्ली पेड अप शेयर होल्ड कर सकता है अगर उसको ट्रांसफर किया गया तो देखो, a minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. If by mistake he become a member, the company can resign the transaction and remove his name from the register. ठीक है, but a minor may acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer transition of fully paid up shares. तो अपने गार्जियंस के अंडर में एक माइनर जो है फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर का मालिक बन सकता है, फुल्ली पेड अप शेयर। ठीक है। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग मतलब चोरी चकारी करना या किसी को धोखाधड़ी करना, दैट इज सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? मर्डर वगैरह करना। तो सिविल रॉन्ग के लिए माइनर लायबल है। यस, दिस इज द केस। हो सकता है तुम्हारे ये बुक में नहीं हो, पर आई वांट कि तुमको ये पता हो, क्योंकि यार मैं पहले भी बोलता हूं नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करो। अगर तुम सिर्फ बोल रहे हो नहीं मेरे को तो फाउंडेशन क्लियर करना है, मेरे को उससे मतलब है, तो यार तुमको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं पहले भी बोलता हूं जस्ट अपनी स्टडी आप नॉलेज ओरिएंटेड किए करो, ऑटोमेटिक एग्जाम 3 इडियट्स में डायलॉग सुनो ना, नॉलेज के पीछे भागो पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात है यहां पर कि हाँ तुम नॉलेज के पीछे भागो, अपने आप फाउंडेशन इंटर फाइनल सब क्लियर हो जाएगा, अपने आप जॉब अब सब मिल जाएगी, बस नॉलेज आपकी एट पार होनी चाहिए। सामने वाले इंसान को दिखना चाहिए नहीं यार इस बंदे के अंदर नॉलेज है, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, रट वट के पास हो जाओगे फाउंडेशन बस टारगेट करके कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, तो देखो माइनर जो है वो लायबल है इस चीज के लिए, किस चीज के लिए? सिविल रॉन्ग्स के लिए अब माइनर लायबल होगा। ठीक है, तो देखो अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट्स अनलेस द टॉर्ट इज रियलिटी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो बंदा नहीं लायबल होगा, सिंपल सी बात है। पर अगर वो जेन्युइनली टॉर्ट कर रहा है, मतलब जेन्युइनली सिविल रॉन्ग कर रहा है, तो ही इज गोइंग टू लायबल। तो दस वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली, ही हैज हेल्ड लायबल व्हेन लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड हु जंप्ड एंड किल्ड द हॉर्स। सिंपल सी बात है, एक माइनर ने किसी से घोड़ा मांगा चलाने के लिए, ऐसा बोल रहा है एग्जांपल, और उसने उस घोड़े को अपने दोस्त को दे दिया चलाने के लिए और लैंड कर दिया, बेसिकली रेंट पे दे दिया। ठीक है, अब वो दोस्त उसका घोड़ा चलाते जाते उससे कूद दिया और घोड़ा मर गया, घोड़ा जाके खाई में गिर के मर गया, तो माइनर इज गोइंग टू बी लायबल, वाज हेल्ड लायबल फॉर द फेलियर टू रिटर्न द सर्टेन इंस्ट्रूमेंट व्हिच ही हैज हायर्ड एंड दैट पास ऑन फ्रेंड। तो माइनर लायबल रहेगा किस चीज के लिए? कि अगर वो चीज कोई बोरो किया है और अपने फ्रेंड को दे दिया और अब वो बोरो की हुई चीज उसके रियल ओनर को वापस नहीं कर पा रहा है, जैसे घोड़े को वापस नहीं कर पाएगा अब, तो वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने जितना भी कार्यक्रम पढ़ा वो था हमारा माइनर से रिलेटेड, तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको करना है साउंड माइंड पर्सन के बारे में। चलो अब करते हैं हम लोग साउंड माइंड।
तो देखो साउंड माइंड पर्सन, सिंपल सी बात है, ऐसा पर्सन जिसका दिमाग ठिकाने पर है, सिंपल, जिसका दिमाग ठिकाने पर है वो साउंड माइंड पर्सन है। तो देखो पर्सन ऑफ साउंड माइंड कौन होता है? अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड इफ द पर्पस ऑफ द मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट द टाइम ऑफ द केपेबल ऑफ द, देखो सिंपल सी बात है, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखे। भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी इंसान क्यों आएगा? उसको उसका इंटरेस्ट होगा, उसका फायदा होगा, वो रैशनल जजमेंट कर पाए। लॉ एक ही लाइन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम बंदे के पास रैशनल जजमेंट और अपना इंटरेस्ट देखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसका क्या फायदा, उसका क्या नुकसान हो सकता है, प्लस वो रैशनल जजमेंट कर पाए, ऐसा बंदा साउंड माइंड होता है। तो अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है? सिंपल सी बात है, अनसाउंड माइंड समझ जाएंगे तो उसका उल्टा साउंड माइंड हो जाएगा। ठीक है, अनसाउंड समझ जाए तो उसका उल्टा साउंड माइंड हो जाएगा। देखो पहला बंदा जो अनसाउंड माइंड का होता है वो होता है लुनैटिक। लुनैटिक कौन होता है? ऐसा बंदा जो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम या ड्यू टू सम मिस हैपनिंग या तुम्हारा जो ब्रेकअप हो जाता है तो उस टाइम पे, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, कोई तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या बिकॉज ऑफ सम रीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप उस टाइम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करने के केपेबल नहीं हो बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी हो, उस टाइम आपका दिमाग उस टाइम पे ठिकाने पर नहीं, आप परमानेंटली पागल नहीं हो, बट ड्यू टू सम लूनेटिक चेंजेस, ड्यू टू सम लूनर चेंजेस यू आर नॉट एबल टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर कैन नॉट एबल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस इंटरवल ऑफ टाइम तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा बिकॉज यू आर दैट टाइम यू आर लूनेटिक और उस टाइम आपका कोई भी एडवांटेज उठा सकता है। ठीक है, तो देखो lunatic is a person who is mentally deranged due to some mental strain or other personal experience. ठीक है, he suffer from intermittent intervals of sanity and insanity. तो कभी sanity कभी insanity के इंटरवल में वो बंदा रहता है। तो he can enter into a contract ड्यूरिंग अ पीरियड ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो इस पीरियड में वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट जब उसका दिमाग ठिकाने पर हो, जब वो साउंड माइंड कैटेगरी में हो तब। इडियट, इडियट कौन होता है? परमानेंट पागल आदमी, परमानेंट घोषित हो गया कि ये बंदा पागल है, तो दैट इज इडियट। ठीक है, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो an idiot is a person who is completely lost his mental power. Ordinary matter, idiot is a permanency, whereas lunacy is a periodical insanity with lucid interval. An agreement of an idiot like that of minor is void. सिंपल सी बात है, पागल आदमी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो void है, void ab initio है। ठीक है, ड्रंकन और intoxicated person, ऐसा बंदा जिसे पीने का शौक नहीं पर पीता है गम भुलाने को। तो जब वो पीता है गम भुलाने को, उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा। पहली बात तो गम, फिर पिया है, फिर पीता है गम भुलाने को, फिर उस टाइम पे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किए तो वाइड एब इनिशियो है, पर उस टाइम पे जब उसका नशा उतर जाएगा, यानी सुबह नींबू चटाने के बाद जब उसका दिमाग सही समय सही ठिकाने पर आ जाएगा, तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अ ड्रंकन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन सफर फ्रॉम टेम्पररी इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट at the time when he is so drunken and intoxicated that is incapable of forming a rational judgment. The position of drunken or intoxicated, वही बात लिखी है। चलो एग्जांपल्स में यहाँ पर तुमको लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके क्या 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 एग्जांपल है सारे। ठीक है, आई डोंट थिंक एग्जांपल मुझे कराना चाहिए रिवीजन लेक्चर में। अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन है? अलाइन एनिमी, पहला कौन है? अलाइन एनिमी, मतलब जैसे मान लो हम लोग इन अ वॉर है विद सम अदर कंट्री। ठीक है, लाइक अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो पाकिस्तानी किसी इंसान के साथ, और उस टाइम पे वो जो पाकिस्तान का बंदा है और हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस टाइम बॉर्डर डिस्ट्रेस चल रहा है, मतलब बॉर्डर टेंशन चल रही है, कुछ वॉर वगैरह चल रही है, कुछ भी फायरिंग वायरिंग चल रही है, तो उस टाइम पे आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इट्स वॉइड। ठीक है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज एट दैट टाइम पाकिस्तान को हम कंसिडर कर रहे हैं अलाइन एनिमी। उस टाइम पे हम पाकिस्तान को अलाइन एनिमी कंसिडर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कोई भी एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इवन आप पहले से अगर कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हो पहले से किसी इंसान के साथ और अचानक से वॉर चालू हो गई, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बन जाएगा, वो बेसिकली वॉइड बन जाएगा। क्यों? विच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि वॉर चालू हो गई तो इसीलिए वो अलाइन एनिमी बन गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन सोवेनियर्स और एम्बेसडर्स। तो जो फॉरेन एम्बेसी के लोग होते हैं, फॉरेन एम्बेसी के जो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उन लोगों के जो एजेंट इंडिया में होते हैं, जो इंडिया के होते हैं, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, पर उनके साथ हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किनके साथ? जो फॉरेन एम्बेसी में लोग आते हैं फॉरेन के, जैसे अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका के लोग आते होंगे, पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तान के लोग आते होंगे, चाइना एम्बेसी में चाइना के लोग आते होंगे। तो वो एम्बेसी, जैसे दिल्ली में एक पूरी रोड है जहां लाइन्स एम्बेसी है सारी, ठीक है, तो वहां पर जो लोग काम करते हैं, जो वहीं के होते हैं फॉरेन कंट्रीज के, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कन्विक्स, कन्विक्स मतलब क्रिमिनल्स, और जो कि परमानेंटली क्रिमिनल हो गए हो। परमानेंट मतलब कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दिया हो कि आपको आजीवन काल जेल है या 10 साल 20 साल की जेल है, तो उन लोगों को परमानेंटली जेल में शिफ्ट कर दिया हो। ठीक है, वो जो जेल प्रॉपर जेल होती है जहां पर परमानेंट तुमको सजा भोगनी पड़ती है, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कन्विक्स। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वो जिन लोग फाइनेंशियली अब खत्म हो चुके, भिखमंगे हो चुके, इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी वहीं तक
कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहां तक उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, जहां तक उनका एमओए अलाउ करता है वहीं तक वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जब ड्रंकनेस की हालत में हो या फिर जब नशे की हालत में हो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो दीज आर द पर्सन जो कि इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो और जोरदार कमेंट करके बता दो। आजकल तो यूट्यूब अच्छा फीचर निकाला है, बस ऐसे वीडियो चलते चलते स्वाइप अप करो, लाइक ठोको, स्वाइप डाउन कर दो, बैक भी नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फ्री कंसेंट के बारे में। What do you mean by free consent? तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा what do you mean by consent? कंसेंट मतलब होता है जब दो आदमी सेम टाइम सेम समय सेम चीज के बारे में सोच रहे हो तो दैट इज कंसेंट। कंसेंट फ्री कब होता है? जब कोई प्रेशर के कारण आपने नहीं किया हो, जब किसी प्रेशर में आके आपने कंसेंट नहीं दिया हो तो दैट इज फ्री कंसेंट। ठीक है, तो देखो टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, तो कंसेंट फ्री कब होता है? जब वो इन 5 चीजों के द्वारा नहीं हुआ हो। मतलब कंसेंट क्या बोलते हैं, मोडिफाइड, मतलब कंसेंट प्रेशर में आके तब होता है जब वो कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के कारण हुआ हो, तब मैं बोल सकता हूं आपका कंसेंट फ्री नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोअर्जन क्या होता है। व्हाट इज कोअर्जन? तमंचे पे डिस्को इज कोअर्जन। तो जब बंदूक रख के कोई फिजिकल प्रेशर आपके ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रेशर? फिजिकल प्रेशर। जरूरी नहीं है आप उस बंदे के साथ रिलेशन में हो या ना हो, देयर मे बी क्लोज रिलेशन, देयर मे नॉट बी अ क्लोज रिलेशन, हो सकता है, पर जब आप किसी फिजिकल प्रेशर में आके कि आपको हार्म कर रहे हैं, कि आपके किसी परिवार वाले को हार्म कर रहे हैं, या आपकी किसी प्रॉपर्टी को हार्म करने की धमकी दी जा रही है, थ्रेटनिंग, आपको थ्रेटन किया जा रहा है, तो दैट इज कोअर्जन। और कोअर्जन करने का मोटिव क्या है? आपको कॉन्ट्रैक्ट में लाना, आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाना इज द मोटिव ऑफ कोअर्जन। तो इस सिचुएशन में कोअर्जन होता है। ठीक है, तो देखो कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। तो ऐसा काम करना जो कि इंडियन पिनल कोड जो है बोलता है कि मत करो। इंडियन पिनल कोड क्या है? हमारा लॉ है जो कि हमको सजा देता है। ठीक है, तो वो हमको मना करता है। तो देखो, और द लॉ डिटेनिंग, कब्जा करना, डिटेनिंग मतलब होता है कब्जा करना। ठीक है, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी प्रीसाइज ऑफ एनी पर्सन वेदर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोअर्जन का इफेक्ट क्या होता है? वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल बाय हुम? वॉइडेबल बाय द एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? वॉइडेबल बना सकती है। और एग्रीव पार्टी ऑप्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीव पार्टी सीक्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट रिटर्न। और सिंपल सी बात है, एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर सकती है और जितने भी उसको लॉसेज हुए वो रिकवर कर सकती है, जितने भी उसको लॉसेज हुए वो रिकवर कर सकती है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइसेस इज नॉट अ कोअर्जन, एसएम इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पिनल कोड। तो बोल रहा है इंडियन पिनल कोड ने इसको प्रोहिबिट नहीं किया, तो चार्जिंग हाई प्राइसेस और हाई इंटरेस्ट जो है वो कोअर्जन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में सबसे पहली बात क्लोज रिलेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी में होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई स्ट्रेंजर आदमी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? रोड में चलते चलते आदमी आया, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो प्लीज 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 प्लीज, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई क्लोज आदमी, जैसे पापा को बेटा कर सकता है ना, बेटे को पापा कर सकते हैं, ऐसा मतलब क्लोज रिलेशनशिप वाले लोग ही आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस, जैसे डॉक्टर पेशेंट को कर सकता है। जैसे मान लो तुमको कोरोना नहीं है और मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं तुमको बोल दिया तुमको कोरोना है तो तुम मान लो कि तुमको कोरोना है और तुम अपने आप को कोरोना करवा लोगे सोच सोच के। मतलब इट इज ऑन योर माइंड, इट इज ऑन योर माइंड। मैं तुमको मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊंगा कभी आने वाले समय में, मोटिवेशनल वीडियोस में, एक बंदे के बारे में जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी उठ के चल नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन वो बंदा उठा, चला और दौड़ के दिखाया था, तो वो तो मैं कभी सुनाऊंगा। ठीक है, मोटिवेशन की जब तुम लोग जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन यहां पर बात क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक बंदे का जब दूसरे बंदे के ऊपर इन्फ्लुएंस हो तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो देखो रिलेशनशिप सस्टेनिंग बिटवीन द पार्टीज डोमिनेट द विल ऑफ अदर। एक पार्टी के पास पावर होना चाहिए कि दूसरी पार्टी की विल को क्या कर सके? डोमिनेट कर सके, इतनी पावर होनी चाहिए। वेट अ मिनट, देखो अब ये जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो रिलेशनशिप या तो रियल और अपेरेंट हो सकता है, तो फिड्यूशियरी हो सकता है। रियल एंड अपेरेंट मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो हमको दिख रहा है कि हाँ ये बंदा इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमको अपनी आंखों से दिखता है हाँ ये बंदा इस बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो दैट इज रियल और अपेरेंट रिलेशनशिप विच कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब होता है भरोसे का रिश्ता, ट्रस्ट का रिश्ता, कि कैसे एक क्या बोलते हैं जो आदमी होता है वो कैसे अपने एजेंट के ऊपर भरोसा करता है, या कैसे एक पेशेंट अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता है, तो दैट इज भरोसे का रिश्ता, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। दीज आर ऑल सब्जेक्टिव डिसीजंस। ठीक है, और मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन जिसके साथ आप आ रहे हो वो टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड बाय एज ऑफ इलनेस, मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस। तो या तो वो बंदा बूढ़ा हो चुका है, या तो उसको कोई बीमारी है, या तो मेंटली और या फिजिकली वो बंदा जो है वो डिस्ट्रेस में है, मतलब या तो डैमेज्ड है मेंटली या फिजिकली, वो बंदा डैमेज है और उस पोजीशन पे नहीं है कि आप उसको कोई चीज वो कर सको, आप उसको भावनाओं में बहा सकते हो। सिंपल सी बात है, आप उनको भावनाओं में बहा सकते हो, तो उस सिचुएशन में माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने एक्सरसाइज किया है। ठीक है,
such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the। भाई कोर्ट में प्रूफ करना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो केस हो गया और कोर्ट में प्रूफ करना है कि बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनडू इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ है या हुआ है, तो वो बंदा जो डोमिनेट कर सकता है विल को, वो बंदा जो विल को डोमिनेट कर सकता है वो बंदा प्रूफ करेगा कि अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है। वही बंदा जाके कोर्ट में आंसर देगा कि नहीं ये अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरे ऊपर गलत ब्लेम लगे। ठीक है। नथिंग इन द सब सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सिचुएशंस में प्रिज्यूम किया गया है कि अनडू इन्फ्लुएंस होगा। पेरेंट और चाइल्ड, गार्जियन और वार्ड, डॉक्टर और पेशेंट, सॉलिटेयर और क्लाइंट, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर और डिसिप्लिन और फाइनेंसियर और फाइनेंसी। देयर इज हाउएवर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द दिस केस। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के केस में, डेटर क्रेडिटर के केस में, हस्बैंड वाइफ के केस में। ये मेरा डालने का रीजन, ये मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन मेरा डालने का केस सिचुएशन ये है रिवीजन नोट्स में, क्योंकि तुम्हारे बुक में ये अलग पॉइंट दिया था तो मैंने सोचा डाल दूं। ठीक है, बाकी तुम लोग ये तो पढ़ ही लियोगे। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? सिंपल सी बात है, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, और ही मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट ऑब्टेन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है, उसको जो भी लॉस हुआ है यानी सामने वाले बंदे को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको वापस ले सकता है, रिस्टोर कर सकता है। ठीक है, वापस ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉड के बारे में। ठीक है, फ्रॉड तो देखो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड मींस इंक्लूड एनी ऑफ द थिंग फॉलोइंग कमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद इन connivance or by his agent with the intent to deceive the other party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी कुछ फोर्सफुली या फिर कुछ कहते हैं फांदा। तुमको तो पता है फ्रॉड मतलब क्या होता है ना? तो यहां पर फ्रॉड करने से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वॉइडेबल होता है। तो देखो, सजेशन एज अ फैक्ट of which is not true by one who has not believed it is true। तो सिंपल सी बात है, किसी इंसान को तुम ऐसा फैक्ट दिखा रहे हो जो कि सच नहीं है, ऐसा फैक्ट दिखा रहे हो जो कि सच नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हो, तुम उसको दिखा रहे हो ये एक्सक्यूज मी, ये जो है वो सच है, तुम उसको दिखा रहे हो जबकि वो झूठ है। ठीक है, एक मिनट। ओके गाइस, तो सेकंड पॉइंट, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा फैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टली मटेरियल है उसको आप एक्टिवली छुपा रहे हो, जानबूझ के आप ये गलत काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? जानबूझ के आप गलत काम कर रहे हो, आप कोई एक्टिवली कंसील कर रहे हो, किसी फैक्ट को एक्टिवली छुपा रहे हो जो कॉन्ट्रैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। सिंपल सी बात, आपने प्रॉमिस कर दिया, आपका कोई मन नहीं है, कोई इरादा नहीं है उसको परफॉर्म करने का, बस आपने कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। एक्ट फिटेड टू डिसीव, धोखा देने के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ काम ही आपका इंटेंशन ही धोखा देना है, तो दिस आल्सो अमाउंट्स टू फ्रॉड। सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। और जिसको लॉ ही फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दे वो तो फ्रॉड ही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहां पर, देखो बोल रहा है ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी साउंड। ए सेज नथिंग टू बी ए से अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट अ फ्रॉड। तो सिंपल सी बात है, ए ने ऑक्शन में बी को घोड़ा बेचा, ए को पता था घोड़ा जो है वो पागल है, ए बी को कुछ भी नहीं बताया कि घोड़ा पागल है, तो ये फ्रॉड है? नहीं। क्यों नहीं है ये फ्रॉड? बी को देखना था ना घोड़ा पागल है कि नहीं, बी को मौका नहीं मिला होगा क्या देखने का, जाके ऐसे ही बैठ गया क्या? भाई सामने दिखाया जाता है ना ऑक्शन में सामने दिखाया जाता है ना क्या बिक रहा है, जाके देख लो एक बार। तुम लोग देखोगे बैगेज बैटल आता था, अगर देखोगे तो ठीक है, उसमें क्या होता था, पहले जो ऑक्शनर्स होते थे उन लोगों को ओपन छोड़ देते थे कि जाओ आप लोग सामान देख लो, डिसाइड कर लो आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, पूरा चेक कर लो, उठा पटक सब करके देख लो, उसके बाद होती है ऑक्शन। तो यहाँ बी की जिम्मेदारी थी, बी को देख लेना था कि भाई घोड़ा पागल है कि नहीं। दूसरा, बी इज एज डॉटर एंड ही हैज जस्ट कम ऑफ एज। ठीक है, हियर द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी दैट बी इज द हॉर्स इज आंसर। तो सिंपल सी बात है, बी जो है वो ए की डॉटर है, तो यहां पर ए को बी को बताना चाहिए, भैया अपनी बेटी को नहीं बताया घोड़ा पागल है, बेटी मत बैठ, घोड़ा पागल है। बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग, हियर ए साइलेंस इक्विवेलेंट टू सी। तो यहां धोखा होगा, क्योंकि यहां बी ने बोला कि अगर तुम कुछ नहीं बोले तो मैं मान लूंगा घोड़ा पागल नहीं है। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोले तो मैं मान लूंगा घोड़ा जो है साउंड माइंड का है। ए ने कुछ भी नहीं बोला, तो ये धोखा है, क्योंकि ए की जो साइलेंस है दैट अमाउंट्स टू स्पीच, ए की जो साइलेंस है दैट अमाउंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपको बोलना था और आप नहीं बोल रहे हो तो वो फ्रॉड कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं mere silence does not amounts to fraud. What is the general rule? mere silence does not amounts to fraud. But अब जब आपका कर्तव्य है कि आपको बोलना था और आप नहीं बोल रहे हो तो that amounts to fraud. ठीक है, तो A and B being trader enter into contract. A has private information of change in prices which will affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. सिंपल सी बात है, A और B दोनों कॉन्ट्रैक्टर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किए जिसमें A को पता था प्राइस चेंज होंगे और से A को फायदा, B को नुकसान होने वाला है। A B को नहीं बताएगा, क्यों बताएगा? भैया बिजनेस कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना, उसको इन्फॉर्मेशन पता है तो वो उसको यूज करेगा, उसको बताएगा क्यों? तो यहां पर कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? सिंपल सी बात है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी।
ठीक है, he can resign the contract with reasonable time, he can sue for damages, he can cease the performance of contract on the condition that he is put into the position that he would represent has been true। सिंपल सी बात है, वो परफॉर्मेंस को करवा भी सकता है, उसकी मर्जी है, प्रॉमिसी की मर्जी, वो करवा भी सकता है फ्रॉड वाले सेक्टर को हटा के कि नहीं चलो कोई बात नहीं, पहले तुम फ्रॉड कर दी, कोई बात नहीं, अच्छे से करके दोगे काम तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करोगे तो करो। mere silence does not amount to fraud, but in some cases देखो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, और वो केसेस कौन सा है? ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक लाइक फिड्यूशरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? भरोसे का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता। अगर भरोसे का रिश्ता है, ट्रस्ट का रिश्ता है, कॉन्फिडेंस का रिश्ता है, और उस सिचुएशन में अगर आप साइलेंस रहे तो इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो देखो, a broker was asked to buy shares for client, he sold his own share without disclosing the fact the client was entered to avoid the contract or arm it with a right to claim the secret profit made by the broker on the transaction, silence the relationship, broker and client relationship of utmost good faith। तो बोल रहा है ब्रोकर और क्लाइंट का utmost good faith का रिलेशनशिप यानी फिड्यूशरी रिश्ता होता है। तो यहां पर क्लाइंट ने जब ब्रोकर को शेयर खरीदने के लिए बोला तो ब्रोकर ने चुपचाप अपने शेयर ही उसको बेच दिए, और जो प्रॉफिट का मार्जिन था वो अपने पास रख लिया, उसके पास जो खुद शेयर पड़े थे उसी को बेच दिया, प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख दिया। तो इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। क्यों? फिड्यूशरी रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? फिड्यूशरी। यहां पर ब्रोकर को बताना था कि नहीं मेरे पास शेयर है, मैं वही शेयर आपको बेच रहा हूं और उससे मेरे को इतना इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, यह उनको बताना था। बता देते तो फ्रॉड नहीं होता, पर नहीं बताए तो फ्रॉड है, चुपचाप हुआ कार्यक्रम। तो अब सिंपल सी बात है, जो क्लाइंट है वो रिकवर करेगा ब्रोकर से जितना भी प्रॉफिट उसने अर्न किया है, मतलब ब्रोकर ने उस ट्रांजैक्शन से जितना मार्जिन कमाया वो ले लेगा वापस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। भाई जब आप इंश्योरेंस कराने जाओ, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे बिजनेस का इंश्योरेंस हो, चाहे फायर इंश्योरेंस हो, आपको सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं कि नहीं मेरे को ये बीमारी है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है तो मेरे ये XYZ बीमारी है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्लास 12 BST में पढ़े होगे, 11th BST में पढ़े होगे, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि आपको गुड फेथ रखना है, आपको इंश्योरेंस कंपनी को एवरीथिंग यू हैव टू रिवील, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज के केस में भी आपको बताना है, लड़की वालों को लड़के वालों को सब बताना है, लड़के वालों को लड़की वालों को सब बताना है, क्या क्या पिछला पास्ट फ्यूचर सब कुछ, पागलपंती ये वो, लड़के कोई बीमारी, लड़की कोई मैंने सब कुछ फैक्ट डिस्क्लोज करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में भी। फैमिली सेटलमेंट के केस में भी आपको एवरी मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना है। और फाइनली शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी होती है उसको अपने प्रोस्पेक्टस में, जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, उसमें सारे जो भी फैक्ट्स है, जो भी मटेरियल फैक्ट्स है कंपनी के रिगार्डिंग, जो एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो शेयर होल्डर होता है, वो सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अगर उन्हें नहीं किया तो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, अमाउंट्स टू फ्रॉड। इन केसेस में साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। समझ में आया बात? अब बोल रहा है where the silence itself equivalent to speech। तो देखो, फॉर एग्जांपल A says to B if you will deny it I shall assume that the horse is silent, silence amounts to speech, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है जब साइलेंस खुद ही अमाउंट्स टू स्पीच हो, ऐसा कुछ सिस्टम हो। तो जैसे पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर A फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि B उसको पहले बोल दिया था तो चुप रहा, मैं मान लूंगा घोड़ा सही है, तो उसको चुप नहीं रहना था, उसको बोलना था नहीं घोड़ा पागल है भाई, मैं तेरे को बताया नहीं, अच्छा वो तो पूछ लिया घोड़ा पागल। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात करो तो जैसा कि तुम लोग को पता है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का बहुत सुहाना रिश्ता है कि अगर मैं कार्यक्रम इंटेंशनली कर रहा हूं, मतलब मैं धोखा दे रहा हूं आपको इंटेंशनली, तो फ्रॉड है। अगर मैं धोखा दे रहा हूं आपको अनइंटेंशनली तो क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मैं आपको धोखा तो दे रहा हूं पर मैं अनइंटेंशनली दे रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको डिसीव करने का, आपके साथ फ्रॉड करने का, तो दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, आइदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनली करो तो फ्रॉड होता है, अनइंटेंशनली करो तो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपको घोड़ा बेच दिया पर मुझे खुद ही नहीं पता था कि घोड़ा जो है मर चुका है, घोड़ा उधर मर गया पर मैं इधर आपको घोड़ा बेच दिया, पर मेरे को थोड़ी पता था घोड़ा उधर मर गया, ठीक है। तो दैट अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों भी केस में वॉइडेबल होता है, ठीक है। तो देखो, सम फैक्ट विच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग, ठीक है। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इमटेरियल फैक्ट्स को वैसे भी क्या करेंगे हम कंसीडर करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो देखो, इनोसेंटली और अनइंटेंशनली इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड व्हेन मेड इंटेंशनली और विलफुली इट इज फ्रॉड। तो बोल रहा है ये इनोसेंटली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी, मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली दोनों हो सकता है। इंटेंशनली हुआ तो फ्रॉड, अनइंटेंशनली हुआ तो मिस रिप्रेजेंटेशन। तो देखो द पॉजिटिव असर्शन, देखो मिसरिप्रेजेंटेशन मींस एंड इंक्लूड द पॉजिटिव असर्शन इन मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ही बिलीव इट इज ट्रू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो जो आपको लग रहा है सही है बट एक्चुअल में वो गलत है, पर आपको भी लग रहा है वो सही है, सामने वाले पार्टी को तो आप बता ही रहे हो आपको भी सही लग रहा है। विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव, आपका कोई इंटेंशन नहीं था सामने वाले इंसान को धोखा देने का, आपने ये कार्यक्रम इनोसेंटली किया है, ठीक है। तो देखो यहां पर कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं जो तुम लोग आई थिंक पढ़ सकते हो। देखो, इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है?
voidable at the option of the party और इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। और बोल रहा है वो इंसिस्ट कर सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो और जो मिस रिप्रेजेंटेशन थी आप उसको ट्रू कर दो, मतलब आपने जो गलत इंफॉर्मेशन दी थी आप उसको सही कर दो और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो। ऐसा भी कार्यक्रम यहां पर हो सकता है, आइदर वॉइडेबल हो सकता है। डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद द ऑर्डिनरी डिसीजन, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये क्या बोलता है कि उस सिचुएशन में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा जब आपको मौका मिला था चेक करने का पर आपने चेक नहीं किया। आपको मौका मिला था, जैसे मैं टमाटर लेने गया रोड में, टमाटर वाला मेरे को पूरा ठेला सामने खुला था, बोला ले लो 2 किलो छाट के, मैं खुद ही ना छाट के ले आया, घर आके देखा टमाटर का आटा अंदर कीड़ा है, मैं उसको जाके ये क्लेम नहीं कर सकता कि वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट, मेरा पैसा वापस करो, टमाटर वापस लो। क्यों? क्योंकि मुझे मौका मिला था चेक करने का। मुझे मौका मिला था कि नहीं मिला था चेक करने का? मिला था मुझे मौका चेक करने का। तो दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और आपको मौका मिला था अपना ट्रूथ डिस्कवर करने का। तो देखो साइलेंस रॉड मीनिंग ऑफ द सेक्शन, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल। ये देखो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, जिनके पास मौका था ट्रूथ को डिस्कवर करने का पर आपने नहीं किया, आपकी गलती, आप जानो आपको काम जाने। इसको तुम लोग रीड कर लेना ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है कि देखो any breach of duty which bring advantage to a person committing it misleading the other to be prejudiced is a misrepresentation of course you know guys। तो ऐसे शॉर्ट पॉइंट वाले में क्या ही बोलूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ मेरे को एडिट करना है ताकि मैं कुछ पॉइंट जो मेरे को लगते हैं इनरेलेवेंट है वो हटा दूं। नेक्स्ट है मिस्टेक। तो भाई मिस्टेक के लिए मैंने रेगुलर क्लास में चार्ट बनाया था, ओके रेगुलर वीडियो मेरी अपलोड नहीं हुई है, मिस्टेक की तो तुम लोग देखे नहीं होगे अभी। मैं रेगुलर क्लास में इसका चार्ट बनाता हूं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। तो सिंपल सी बात है, इंडियन लॉ पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो नो एक्सक्यूज भाई। आप ऐसा बोल कैसे सकते हो, आप इंडिया के नागरिक हो, आप बोल कैसे सकते हो कि आपको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता? तो ये कोई आपका एक्सक्यूज नहीं होगा, वैलिड है आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड है, बात खत्म। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वैलिड एट एनी कॉस्ट। मिस्टेक ऑफ इंग्लिश लॉ इज टू बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश लॉ में जो मिस्टेक होगी वो फैक्ट की तरह ट्रीट की जाएगी। तो मैं फैक्ट बता देता हूं, इट कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी स्टिल वैलिड, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम शॉपकीपर के पास गए, इसका एग्जांपल तुम लोगों को पता है, शॉपकीपर के पास गए, तुमको उसने कोई नकली सामान दे दिया, वहां पर आपको चेक करना चाहिए था, तो यूनिलैटरल मिस्टेक डज नॉट अमाउंट्स टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज गोइंग टू रिमेन वैलिड। बट अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। समझ में? तो देखो नहीं ये सब थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ा रहा, ये देखो यहां पर देखो मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल यूनिलैटरल। तो यहां पर मिस्टेक टू बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहां पर ये देखो वॉइड हो गया बायलैटरल मिस्टेक में। और बायलैटरल मिस्टेक किस किस वजह से हो सकता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, प्राइस, टाइटल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड, ठीक है। तो इन सिचुएशन में क्या हो सकता है, बायलैटरल मिस्टेक हो सकता है। और बात करूं मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो जनरल लॉ ऑफ कंट्री वैलिड होगा क्योंकि नो एक्सक्यूज है, वैलिड क्यों होगा, क्योंकि नो एक्सक्यूज है। और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड होगा क्योंकि एक्सक्यूजेबल है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं इंडिया में रहता हूं, मेरे को क्या जरूरत है अमेरिका का लॉ जानने की, मेरे को क्या जरूरत है पाकिस्तान का लॉ जानने की, तो इट इज एक्सक्यूजेबल, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर कवर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइटल और प्राइस ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इट कैन बी ऑफ फिजिकल इंपॉसिबिलिटी और लीगल इंपॉसिबिलिटी, ये तुम लोगों को पता है, फिजिकली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो सकता या लॉ ही उसको रोक रहा है परफॉर्म करने के लिए, लीगल इंपॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कंटेंट बहुत ज्यादा हुआ। बिकॉज आई वांट जैसे ही मैं रिवीजन कराऊं तुम लोग तुरंत जाओ और जो भी पॉइंट तुम लोगों को रिकॉल करते नहीं बने थे उसको रिकॉल करो, पढ़ो, फिर से याद करो, फिर से याद करो। एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हलवे क्वेश्चंस होंगे। और भाई जिन लोगों का एमसीक्यू बेस्ड नहीं है उन लोगों को भी बोल रहा हूं, ये रिवीजन चल रहा है तो जस्ट गो एंड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, लर्न करो जो जो कॉन्सेप्ट भूल गए थे, और फिर नेक्स्ट वीडियो की रिवीजन में मिलते हैं तुम लोगों से। लाइक कर देना वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।